कला और संस्कृति के करंट अफेयर की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम कुछ मिसलिनियस टॉपिक देखेंगे और इस मिसलिनियस टॉपिक से भी कभी कभी क्वेश्चन बन जाते हैं। बाकी हमने इसके पहले जो है दो पार्ट में आर्ट एंड कल्चर का जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक था वो टू द पॉइंट कवर कर दिया है। और इसके अलावा बौद्धिज़्म, जैनिज़्म, इम्पोर्टेंट फेस्टिवल, ट्राइब्स, इन सब को अलग से मैंने अपडेट कर दिया है। आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं करंट अफेयर की। तो सबसे पहला मिसलिनियस में न्यूज़ में था भारत में नौसेना की परंपराएं। तो इससे संबंधित जो था, तो हाल ही में जो आईएनएस विक्रांत की कमीशनिंग के दौरान प्रधानमंत्री ने नौसेना के नए ध्वज प्रतीक का अनावरण किया। यानी ये ओल्ड साइन है, पहले नौसेना का ध्वज ऐसा था, बाद में अभी जो नया नौसेना का ध्वज है वो इस प्रकार अब दिखेगा। ये पहली बार नहीं है जब नौसेना का ध्वज का प्रतीक बदला गया है। इसके पहले भी जो है 1950, 2001, 2004 और 2014 में नौसेना का प्रतीक बदला गया। यानी नौसेना का ध्वज जो है ऐसा ध्वज होता है जिसने नौसेना के जहाज़ों और अन्य संरचनाओं पर अपनी राष्ट्रीयता को दर्शाने के लिए किया जाता है। नौसेना पर जो नया डिज़ाइन है, ये जो आप नीला रंग देख रहे हैं, इस पर छत्रपति शिवाजी महाराज की मुहर बनी हुई है। इसके अलावा अब बात कर लेते हैं इतिहास में नौसेना द्वारा निभाई गई भूमिका। तो व्यापारिक मार्गों के निर्माण में, जैसे मेसोपोटामिया के साथ सिंधु घाटी सभ्यता का समुद्री व्यापार मार्ग हुआ। इसके अलावा बाह्य संपर्क स्थापित करने में, जैसे अगर बात करें इतिहास की, तो प्राचीन मौर्य साम्राज्य का श्रीलंका, मिस्र आदि के साथ संबंध बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु। समुद्री सीमा की रक्षा है में नौसेना ने अपनी भूमिका निभाई। जैसे अगर इतिहास की बात करें तो मौर्य, चोल, मराठा राजवंशों के पास जो है अपनी नौसैनिक युद्ध क्षमता मौजूद थी। ज्ञान का आदान प्रदान करने में भी नौसेना ने प्राचीन काल में अपनी महती भूमिका निभाई है। अगर बात करें तो भारतीय नौसेना का क्रमिक विकास के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। हो सकता है कि क्वेश्चन पूछ ले, और डायरेक्टली ना सही इनडायरेक्टली पूछ ले। तो सब इनडायरेक्टली की बात करें तो कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो भारतीय नौसेना की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में देखें तो ऐसा माना जाता है कि विश्व में सबसे पहले ज्वरी बंदरगाह का निर्माण हड़प्पा सभ्यता के दौरान कहाँ हुआ था? लोथल में जो है सबसे पहला जो है बंदरगाह का निर्माण हुआ था विश्व में, ज्वरी बंदरगाह। वर्तमान में यह कहाँ है? गुजरात के तट पर मंगलोर बंदरगाह के निकट स्थित है। इस दौरान सिंधु घाटी सभ्यता के मेसोपोटामिया के साथ समुद्री व्यापारिक संबंध थे। अब बात करें सिंधु घाटी सभ्यता के बाद मौर्य राजवंश की बात करें तो व्यापक समुद्री व्यापारिक गतिविधियों के कारण इंडोनेशिया के आसपास अन्य द्वीपों में भारतीय के जाने का साक्ष्य मिलते हैं। मेगास्थनीज ने एक विशेष समिति की उपस्थिति का वर्णन किया है और यह समिति नौसैनिक युद्धों से अलग अलग पहलुओं को दर्शाता है। इसके साथ ही सातवाहन राजवंश में भी भारत के पूर्वी तट पर नियंत्रण स्थापित किया था। और इसके अलावा बात करें गुप्त वंश में थे फायहान वेनसांग जैसे चीनी यात्रियों ने गुप्त काल के दौरान विस्तृत विदेशी व्यापार का विवरण दिया। इससे पता चलता है कि भारतीय नौसेना के साक्ष्य थे। दक्षिणी राजवंश की बात करें तो चोल, चेर, पांड्य शासकों ने सुमात्रा, जावा और मलय प्रायद्वीप, थाईलैंड, चीन के साथ स्थानीय शासकों की समुद्रिक व्यापार संबंध मजबूत बनाए थे। इसमें एक आपको मैप ध्यान रखना है। पुराने जो प्राचीन इतिहास में जितने बंदरगाह थे उससे रिलेटेड आपको एक मैप देख लेना है ऑनलाइन, या फिर मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर आपको दे दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ बात करें भारत के राजकीय प्रतीक की बात देख लेते हैं, क्योंकि भारतीय नौसेना का जो है झंडा चेंज हुआ है। तो आपको पता है नेशनल फ्लैग के बारे में आपको कुछ जानकारी रहनी चाहिए। जैसे मुझे आशा है कि पता ही होगा कि राष्ट्रीय जो भारतीय राष्ट्रीय
गान है वो क्या है, जनगण मन की रचना रविन्द्रनाथ टैगोर ने मूल रूप से बंगाली भाषा में की थी। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने इसे हिंदी संस्करण को भारत का राष्ट्रगान के रूप में अपनाया था। इसके अलावा अगर बात करें तो राष्ट्रीय चिन्ह की बात करें तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ की क्या है, अनुकृत है, जो सारनाथ के संग्रहालय में सुरक्षित है और इस प्रतीक को भारतीय गणराज्य की मुहर के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा आपको ये पता है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी है और ये भारत का राष्ट्रीय पशु है जिसका साइंटिफिक नेम क्या है, पैंथेरा टाइग्रिस, और मोर का क्या है, पावो क्रिस्टेसस, और ये भारत का राष्ट्रीय पुष्प है कमल जिसका साइंटिफिक नेम क्या है, नीलम्बो न्यूसीफेरा, और ये भारत का जो है राष्ट्रीय वृक्ष है भारतीय बरगद और जिसका साइंटिफिक नेम क्या है, फाइकस बेंगलिसिस। हाल ही में न्यूज में था भारतीय ध्वज संहिता में संशोधन किया गया, इसके कारण जो है इंडियन फ्लैग न्यूज में था। नए संशोधन के अनुसार राष्ट्रीय ध्वज को अब खुले में या किसी नागरिक के घर पर दिन रात जो है फहराया जा सकता है। इससे पहले तिरंगे को केवल सूर्योदय से सूर्यास्त तक ही फहराया जाने की अनुमति थी। और नया संशोधन का उद्देश्य है हर घर तिरंगा अभियान को गति प्रदान करना। नेक्स्ट बात करते हैं भारत का राजकीय प्रतीक, ये क्यों न्यूज में था। हाल ही में जो है प्रधानमंत्री ने राजकीय प्रतीक का अनावरण किया, कहाँ पर, नवनिर्मित जो पार्लियामेंट है वहाँ पर जो है इसका अनावरण किया था। और ये राजकीय प्रतीक के अगर इतिहास की बात करें तो सम्राट अशोक ने 250 ईसा पूर्व में सिंह शीर्ष स्तंभ का निर्माण कराया था और इसे उस स्थान सारनाथ की बात करें को चिन्हित करने के लिए निर्मित करवाया गया था जहां बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति के उपरांत अपना पहला उपदेश दिया था। तो 4 महान सत्यों की व्याख्या की थी। इस घटना को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। अगर राजकीय प्रतीक की बात करें जो सारनाथ में स्थित है, सिंह शीर्ष स्तंभ का चित्रात्मक रूपांकन है। इसके अलावा प्रसिद्ध कलाकार नंदलाल बोस और उनके साथ जो है 5 छात्रों ने इस प्रतीक को बनाया था जो संसद भवन में लगाया गया है। इनमें जो 4 छात्र थे उनका नाम क्या था, जगदीश मित्तल, कृपाल सिंह शेखावत, गौरी भांजा और दीनानाथ भार्गव शामिल थे। संविधान सभा ने सारनाथ के सिंह स्तंभ को ही राजकीय प्रतीक के रूप में क्यों अपनाया, क्या आपको ये पता है। उसका सबसे पहला कारण था उन्होंने यह महसूस किया कि यह स्तंभ स्वतंत्र राष्ट्र की शक्ति, साहस और आत्मविश्वास का प्रतीक है और यह प्रतीक एक आयामी यानी 2D डायमेंशन जो है मूर्तिकला को दर्शाता है। इससे निर्मित सिंहों के नीचे देवनागरी लिपि में मुंडक उपनिषद से लिया गया वाक्य सत्यमेव जयते यानी केवल सत्य की ही जीत होती है उत्कीर्ण किया गया है। तो ये हो गया भारत का राजकीय प्रतीक न्यूज में था। इसके अलावा अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि नोटों पर देवी देवताओं की मूर्तियां या फोटो होने चाहिए। हमारे माननीय अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के सीएम हैं उन्होंने ये बात उठाई थी, तो इसको लेकर जो है भारतीय मुद्रा शास्त्र भी न्यूज में आ गया था। और इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करें तो आपको पता होगा कि भारत में करेंसी नोटों पर बने डिज़ाइन को कौन बदलता है। तो भारत में करेंसी नोटों के डिज़ाइन करने का अधिकार किसे है, आरबीआई और किसे, केंद्र सरकार को है। करेंसी के डिजाइन में किसी भी प्रकार का बदलाव के लिए आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड और केंद्र सरकार की स्वीकृति को अनिवार्य किया गया है। करेंसी नोट बदलने की प्रक्रिया के बारे में क्या है, तो करेंसी नोट के डिज़ाइन का दायित्व आरबीआई के मुद्रा प्रबंधन विभाग पर है। यह विभाग आरबीआई को करेंसी नोटों का डिज़ाइन भेजता है। इसके बाद आरबीआई अनुशंसा के लिए केंद्र सरकार के पास भेजता है और फिर क्या होता है, करेंसी नोटों के डिज़ाइन के लिए अंतिम स्वीकृति क्या करती है, केंद्र सरकार प्रदान करती है। इसके अलावा कुछ एक्ट के बारे में आपको बता दें। सिक्का निर्माण अधिनियम 2011,
यानी क्वाइनेज एक्ट जो है 2011 के अनुसार सिक्के बनाने की जिम्मेदारी भारत सरकार की है और विभिन्न मूल वर्ग के सिक्कों की डिज़ाइन और ढलाई भारत सरकार की जिम्मेदारी है। ध्यान रखना है, सिक्के की जिम्मेदारी किसकी है? भारत सरकार की है, आरबीआई की नहीं है। आरबीआई अधिनियम के अनुसार केवल रिजर्व बैंक की सहायता से सिक्कों का चलन में रखा जाता है। इतिहास को समझने में मुद्रा शास्त्र का भी महत्व है, यानी अभिलेखों के माध्यम से ऐतिहासिक जानकारी का स्रोत है, ऐतिहासिक संपर्कों प्रमुख घटनाओं की पहचान करने में सहायक है और क्रोनोलॉजी पुष्ट के लिए प्रमुख स्रोत होते हैं। मुद्रा शास्त्र साम्राज्यों के सीमा प्रभाव का निर्धारण करते हैं। साम्राज्य की वित्तीय स्थिति, व्यापार, पर्यटन, शासकों की व्यक्तिगत जीवन से जुड़ी घटनाओं पर भी जो क्वाइंस होते हैं वो प्रकाश डालते हैं। अगर बात करें भारत का मुद्रा संबंधी इतिहास की, तो प्राचीन सिक्के जो होते थे वो आहत या पंचमार सिक्के होते थे। सबसे पहले मोटे तौर पर दो अवधियों में इन सिक्कों का प्रचलन चालू हुआ। पहली अवधि जो है जनपदों या छोटे स्थानीय राज्यों का काल था। दूसरी अवधि जो है मौर्य साम्राज्य के काल में ये पंचमार जो है सिक्के की प्रचलन चालू हुई। यानी पंचमार क्या है? इन सिक्कों पर एक ठप्पे या जिसे आहत कहते हैं के चिन्ह अंकित किए जाते थे। राजवंश से संबंधित सिक्कों की बात करें, सबसे पहला इंडो ग्रीक या हिंद यूनानी सिक्का आया और हिंद यूनानी के प्रथम शासक थे जिन्होंने राजाओं के नाम वाले चित्र पहले सिक्के जारी किए थे। ये सिक्के स्वर्ण, रजत, ताम्र, निकेल के बने होते थे। एटिक भार मानक का अनुसरण करते थे। सिक्कों के अग्रभाग पर राजाओं के चित्र और पृष्ठ भाग पर सामान्यतः देवी देवता जैसे चित्र, जैसे ज्यूस, अपोलो, एथना के चित्र बने होते थे। तो आपको बस इतना ही जानना है। अगर बात करें हिंद कुश यानी हिंद यूनानी के दक्षिण में प्रचलित सिक्कों की बात करें, तो रजत व ताम्र के बने सिक्के जो है प्रायः आकार के वर्गाकार सिक्के होते थे और सिक्कों पर द्विभाषी यानी यूनानी खरोष्ठी लिपि अभिलेख होते थे। ब्राह्मणी लिपि का दुर्लभ ही प्रयोग किया जाता था। भारतीय भार मानक का अनुसरण करते थे। नेक्स्ट बात करें कुषाण काल की बात करें, तो कुषाण काल में सोने और तांबे के सिक्के जारी किए गए। इनकी क्या विशेषता थी? ये आमतौर पर सिक्कों पर ग्रीक, मेसोपोटामियाई या जस्ट्रियन भारतीय पौराणिक कथाओं से लिए गए चित्रांकन इन पर दर्शाया जाता था। बुद्ध, शिव, कार्तिकेय जैसे भारतीय देवताओं की प्रमुख चित्रता थी। नेक्स्ट बात करें सातवाहन काल में तांबे, चांदी, सीसा, पोटिन से अलग अलग आकार के सिक्के ढाले गए थे। सिक्कों पर प्रतीकों, रूपांकन, चित्रों, प्रसिद्ध नायकों को दर्शाया जाता था, जैसे हाथी, शेर, बैल, घोड़ों जैसे जीव को अक्सर प्राकृतिक रूपांकन यानी जिसमें पहाड़, वृक्ष आदि को दर्शाया जाता था। तो ये सातवाहन संबंधित सिक्के हैं, ये कुषाण काल से संबंधित सिक्के हैं। नेक्स्ट बात करें पश्चिमी क्षत्रप काल में जो है सिक्कों को सामान्यतः ग्रीक और ब्राह्मणी लिपि में मुद्रा लिखे होते थे। सिक्कों पर खरोष्ठी लिपि का भी उपयोग किया जाता था। पश्चिमी क्षत्रप के सिक्के सबसे पुराने सिक्के हैं जिन पर तिथियां अंकित हैं। तो ये कुछ जो है सिक्का शास्त्र के बारे में अगर न्यूज में था तो कुछ कहीं से भी पूछ सकता है। अगर मौर्योत्तर और उसके पूर्व गुप्त युग के मध्य की बात करें, तो पंजाब के अलग अलग कबीलाई गणराज्यों या सिंध गंगा के मैदान शासन करने वाले राजवंशों ने सिक्के जारी किए थे। इसके अलावा गुप्तकालीन सिक्के की बात करें तो कुषाण परंपरा का पालन करते हुए अग्रभाग पर राजा, पृष्ठभाग पर देवता का चित्र अंकित किया। ये देवता भारतीय हैं और ब्राह्मणी लिपि के मुद्रा लेख हैं और इन पर अक्सर जो है जो चित्र होते थे सिक्कों पर विवाह, गठबंधन, घोड़े की बलि जिसे अश्वमेध यज्ञ का प्रतीक था, उसके प्रमाण जो है मिलते थे। नेक्स्ट बात करें गुप्तोत्तर कालीन सिक्के की, तो ये चांदी, तांबे, मिश्र धातु के सिक्के ढाले गए थे और हिंद यूनानियों, कुषाणों और गुप्तों के अत्यधिक कलात्मक सोने और चांदी के सिक्कों के स्थान पर ये बनाए गए थे। और इन पे अगर मार्क की बात करें तो क्या क्या दर्शाया जाता था? एक तरफ बैठा हुआ सांड, दूसरी तरफ घुड़सवार अंकित होते थे। दक्षिण भारतीय सिक्के की बात करें तो राजवंशी प्रतीकों को अंकित किया जाता था, जैसे वराह जो चालुक्य का प्रतीक था, वृषभ पल्लव का, व्याघ्र चोल का, मत्स्य पांड और अलूप का, धनुष जो था, धनुष बाण वो चेर साम्राज्य का प्रतीक था, शेर जो था वो होयसल साम्राज्य का प्रतीक था। नेक्स्ट बात करें मध्यकालीन भारतीय सिक्के में, तो दिल्ली सल्तनत में गयासुद्दीन बलबन का कार्यकाल 1266 से 1287 के बीच था। और इसके अलावा खिलजी कालीन सिक्के की बात करें
तो दिल्ली सल्तनत के संबंध में सोने चांदी तांबे के सिक्के ढाले गए थे। खिलजी शासकों ने आडंबरपूर्ण उपलब्धियों वाले सिक्के की बहुतायत में जारी किए। अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर अल सानी यानी दूसरा सिकंदर की उपाधि वाले सिक्के जारी किए। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दिनार नामक सोने के सिक्के जारी किए गए थे। लोधियों के समय में अधिकांश सिक्के तांबे और बिलन या चांदी और सोने और तांबे के मिश्र धातु के सिक्के बनाए गए थे। विजयनगर साम्राज्य की बात करें तो अधिकतर सिक्के सोने और तांबे के बने होते थे। विजयनगर साम्राज्य के महत्वपूर्ण सिक्कों में भगवान तिरुपति का चित्र अंकित था, अर्थात भगवान वेंकटेश्वर या अकेले या अपनी दो पत्नियों के साथ दर्शाया जाता था। मुगल काल की बात करें तो मुगल कालीन सिक्के काफ़ी हद तक एक अफगान शासक शेरशाह सूरी की संरचना यानी रचना थी। शेरशाह ने चांदी का सिक्का जारी किया। इसे क्या कहा गया? 1 रुपया कहा गया। आधुनिक रुपए के ये अग्रदूत बने। 20वीं शताब्दी की शुरुआत तक काफ़ी हद तक ये अपरिवर्तित रहा। चांदी के रुपए के साथ मोहर नामक सोने के सिक्के, दाम नामक तांबे के सिक्के भी जारी किए गए। मुगल कालीन सिक्कों में मौलिकता और अभिनव की कौशल दिखाई देते हैं। अगर ब्रिटिश भारतीय सिक्के की बात करें तो सोने के सिक्कों की कैरोलिना, चांदी के सिक्कों की एंगलिना, तांबे के सिक्कों का कपरून और टीन के सिक्कों की टीनी कहा जाता था। 1835 में क्वाइनेज एक्ट को लागू कर होने के बाद एक समान सिक्के जारी किए जाने लगे थे। 1835 में नए डिजाइन के सिक्के जारी किए गए थे। अग्रभाग पर प्रिंस विलियम्स IV का चित्र, पृष्ठभाग पर अंग्रेजी और फारसी भाषा में सिक्के का मूल्य अंकित होता था। 1840 के बाद जारी किए गए सिक्कों की बात करें तो महारानी विक्टोरिया का चित्र अंकित होने लगा था। भारतीय सिक्का निर्माण अधिनियम 1906 से टकसालों की स्थापना की गई और जारी किए गए सिक्कों पर मानकों को भी सम्मिलित किया गया। तो ये कुछ बातें हो गई सिक्का शास्त्र की। नेक्स्ट जो न्यूज़ में था वो पाड़िन कोड न्यूज़ में था। क्यों न्यूज़ में था? तो हाल ही में एक भारतीय स्कॉलर ने पाड़िन के 2,500 वर्ष पुराने पाड़िन कोड को क्रैक किया है। यानी भारतीय स्कॉलर ने 2,500 साल पुरानी अष्टाध्यायी में व्याकरण की समस्या को हल कर दिया है। अगर बात करें अष्टाध्यायी के बारे में तो पाणिनि जो थे संस्कृत व्याकरण के विद्वान थे। उन्हें ध्वनि विज्ञान, स्वर विज्ञान, शब्द संरचना का एक व्यापक वैज्ञानिक सिद्धांत दिया था। उन्हें एक सूचनाविद के रूप में भी जाना जाता था क्योंकि उन्होंने सूचनाओं को डिकोड करने के लिए भाषा का इस्तेमाल किया था। पाणिनि के व्याकरण ग्रंथों को अष्टाध्यायी के रूप में जाना जाता था। अष्टाध्यायी के बाद के कई सहायक ग्रंथों का संवर्धन किया था। ये सहायक ग्रंथ शिव सूत्र, जिसमें ध्वनियों का विशेष क्रम और धातु पाठ, मूल शब्दों की सूची, गढ़ पाठ, संज्ञाओं को अलग अलग समूह और लिंगानुशासन जो है लिंग निर्धारण की प्रणाली आदि की ऐसे सहायक संरचना की यानी रचना की थी पाणिनि के। तो ध्यान रखना है कि पाणिनि का अष्टाध्यायी जो है न्यूज़ में था। अष्टाध्यायी के बारे में बता दिया और क्यों न्यूज़ में था इसके बारे में मैंने बता दिया। नेक्स्ट बात करेंगे तो अमूर्त संस्कृत विरासत की सुरक्षा के लिए कन्वेंशन जो है न्यूज़ में था, यानी कन्वेंशन फॉर सेफ गार्डिंग फॉर इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज जो है न्यूज़ में है। क्यों न्यूज़ में है? भारत को यूनेस्को के अमूर्त संस्कृत विरासत यानी ICH की सुरक्षा के लिए अब समय 2003 की अंतर सरकारी समिति के लिए चुना गया है। समिति के बारे में बात करें तो समिति में 24 सदस्य होते हैं। इन सदस्यों को समान भौगोलिक प्रतिनिधित्व और रोटेशन पद्धति के अनुसार चुना जाता है। भारत वर्ष 2022-26 की अवधि के लिए चुना गया है। कुल मिलाकर भारत तीसरी बार चयन हुआ है। इससे पहले यूनेस्को के विश्व धरोहर समिति के रूप में 21-25 के लिए चुना गया था। अगर बात करें भारत में अमूर्त संस्कृत विरासत स्थल के तो 14 भारतीय विरासत स्थल शामिल हैं, जिसमें दुर्गा पूजा को जो है 2021 में, कुंभ मेला को 2017 में, योग के 2016 में शामिल किया गया था। अमूर्त संस्कृत विरासत के बारे में हमने बता दिया कि इसका अर्थ होता है अभ्यास, प्रदर्शन, अभिव्यक्ति, ज्ञान, कौशल तथा इनसे जुड़े उपकरण, वस्तु, कलाकृतियाँ और उनसे जुड़े सांस्कृतिक क्षेत्र जिन्हें समुदाय, समूह एवं व्यक्ति अपनी सांस्कृतिक विरासत के एक हिस्से के रूप में पहचानते हैं, उन्हें क्या कहते हैं?
अमूर्त संस्कृत कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं स्वदेश दर्शन न्यूज में था स्वदेश दर्शन योजना। तो पर्यटन मंत्रालय ने अपनी स्वदेश दर्शन योजना का स्वदेश दर्शन 2.0 के रूप में एक नया स्वरूप प्रदान किया है और इस मिशन के रूप में भारत के सस्टेनेबल और जिम्मेदारी पर्यटनों को स्थलों को विकसित करना है। यानी स्वदेश दर्शन 2.0 का महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, यह योजना के प्रकार की बात करें, यह केंद्रीय क्षेत्रक की योजना है। इसका उद्देश्य क्या है, देश में सस्टेनेबल और उत्तरदायी पर्यटन गंतव्यों का विकास करना। लाभार्थी कौन कौन होंगे, अलग अलग सर्किट की अवसंरचना के विकास के लिए राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों की केंद्रीय वित्तीय सहायता दी जाएगी। कार्यान्वयन एजेंसी की बात करें तो राज्य और केंद्र सरकार द्वारा नामित एजेंसी इसकी कार्यान्वयन एजेंसी होगी। उद्देश्य की बात करें, पर्यटन और संबंध अवसंरचना, पर्यटन सेवाओं आदि के शामिल करते हुए सस्टेनेबल और जिम्मेदार पर्यटन स्थलों का विकास को बढ़ावा देना, स्थानीय अर्थव्यवस्था और पर्यटन में योगदान को बढ़ाना, पर्यटन क्षेत्र में रोजगार सृजित करना, कौशल बढ़ाना, निजी क्षेत्र का निवेश बढ़ाना। तो ये सब इसके उद्देश्य हैं। इसकी प्रमुख विशेषताओं की बात करें तो पृष्ठभूमि में जो है स्वदेश दर्शन योजना 2015 में शुरू की गई थी। इस योजना के तहत अब तक 76 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। तो योजना के अंतर्गत पालन किए जाने वाले प्रमुख सिद्धांत के बारे में भी चर्चा की गई है। पर्यटन के लिए प्रमुख थीम्स की बात करें तो पर्यटन थीम सांस्कृतिक और विरासत, साहसिक पर्यटन, पारिस्थितिकी पर्यटन, ये प्रमुख थीम है। पर्यटन के लिए प्रमुख थीम की बात जैसे हमने 2-3 थीम बताई, तो कल्याण पर्यटन भी, ग्रामीण पर्यटन है, समुद्र पर्यटन है, क्रूज, महासागर और अंतर्देशीय पर्यटन है। तो ये सब जो है इस योजना के थीम है। तो जो जो इम्पोर्टेंट बातें थी वो हम इसमें कवर कर चुके हैं। इसके अलावा एक बात इसमें और समझ लेते हैं, गैर स्वीकार परियोजना, यानी इस तरह की परियोजना को इस योजना के तहत वित्त पोषित नहीं किया जाएगा, लेकिन किसी अन्य योजना के तहत राज्य द्वारा समर्थित किया जाएगा। जैसे गैर स्वीकार योजना क्या है, विकास के लिए भूमि अधिग्रहण इसमें शामिल नहीं है, पुनर्स्थापन, पुनर्वास पैकेज, निजी संस्थाओं को स्वामित्व संपत्तियों संरचना में सुधार, निवेश, जल निकायों, मानव निर्मित या प्राकृतिक दोनों की मेड़ों और बांधों के कायाकल्प का विकास, ये इस योजना के तहत स्वीकार नहीं है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों इस प्रकार जो है हमारा मिसलिनियस टॉपिक कंप्लीट हुआ पार्ट 3 का। इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी यान IAS पर मिल जाएगी। आप यहाँ से स्कैन कर सकते हैं या फिर नाम सर्च कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ किसी नए लेक्चर में।